हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और साथ के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा एग्जाम को डिस्कस करने वाले जो एग्जाम सभी लॉ ग्रेजुएट्स को देना चाहिए। डजंट मैटर कि आप अपना करियर क्या चुनते हो, डजंट मैटर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, डजंट मैटर आप कोई दूसरा एग्जाम देना चाहते हो, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जो सभी लॉ ग्रेजुएट्स को देना चाहिए। और हाल फिलहाल एक ऐसा जजमेंट आया है जिसके बाद इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर मैं जिस एरिया के अंदर जाना चाहता हूं, जिस एरिया के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं, वहां पर इस एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों दूं। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा गोल नंबर 1 है हम उसको अचीव कर लें, एक बार में जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर लें, लेकिन देखिए सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और इस रीजन की वजह से बैकअप प्लान लेके चलना कोई खराब बात नहीं है। हमेशा बैकअप प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर मेरा प्लान नंबर 1 फेल हो जाता है तो मुझे क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, मेरा ऑल्टरनेटिव करियर प्लान क्या है मेरा, वो सब आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि जो एक बार टाइम चला गया वो वापस नहीं आता है। इसीलिए सभी लॉ ग्रेजुएट्स को ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। और जैसा कि अभी आपको पता होगा, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसके बाद क्या किया गया है, 3 ईयर प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर ऑल जुडिशियल एस्पिरेंट्स। अगर आप एक जज बनना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में 3 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया है। अब ये बात सुन के आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि हम किस एग्जाम को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने गैस नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और जिन लोगों ने इस एग्जामिनेशन को गैस कर लिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने दिमाग में ऑलरेडी एक स्टेप आगे चल रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ कि आपको एक्चुअल में करना है क्या है, कैसे आपको अपना फ्यूचर प्लान करना है। तो देखिए, जो ये एग्जाम है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये वैसे तो बहुत सिंपल एग्जाम है लेकिन साथ में डिफिकल्ट भी है। कई बार स्टूडेंट्स का क्रैक नहीं हो पाता है। और अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स को देखोगे तो बहुत बहुत जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे। ये जो चंक है स्टूडेंट्स का जो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं जो इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब उसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। कई एक सबसे बड़ा जो रीजन है कि वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। उन्हें क्या लगता है, यार ये तो एक हल्का सा एग्जाम है, हमें देना ही है, अभी फ्रेशली ग्रेजुएट है तो इस एग्जाम को तो हम इजीली क्रैक कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो एक्चुअल में वो एग्जाम देने जाते हैं तब उन्हें रियलिटी चेक मिलता है कि अरे एग्जाम तो ईजी है लेकिन फिर भी हम हमारी ही गलती की वजह से एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, है ना। दूसरी बात, अगर स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लेके थोड़ा भी सीरियस होते हैं तो फिर इसके एग्जाम की प्रिपरेशन को ढंग से नहीं करते हैं। उनको लगता है ओपन बुक टेस्ट होने वाला तो हमें इस एग्जाम को इतना लेके टेंशन लेने की क्या जरूरत है, उस दिन जाएंगे बैरेट खोलेंगे और एग्जाम कर देंगे, उनका फिर एग्जाम रह जाता है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इस रीजन की वजह से क्या होता है, ये एग्जाम उनसे क्रैक नहीं हो पाता है। तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये जो एक सिंपल सा एग्जाम है वो भी अब डिफिकल्ट होता जा रहा है कई स्टूडेंट्स के लिए। और एक रीजन ये भी कि इस एग्जाम को लेके कई स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं हो पाती है कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कैसे इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है, क्या करना होता है एग्जाम में। तो ये सारी जब उनको क्लैरिटी नहीं होती तो एक ये भी रीजन आके निकलता है कि स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न, ड्यूरेशन, कट ऑफ मार्क्स, सिलेबस, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक वीडियो अगर आपने ध्यान से एक बार अगर देख लिया तो फिर अब आपको और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस एग्जाम को क्रैक करने में। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा वीडियो है जिसको देखते ही फिर आपके जितने भी डाउट्स इस एग्जाम को लेके सारे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करना सारे पॉइंटर्स को। तो जैसा मैंने बोला, हम जो डिस्कस करने वाले एग्जाम वो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि ये एग्जामिनेशन करता क्या है, देखिए जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, सबसे पहली बात तो आप ये चीज समझिए कि लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कोई भी इंडिविजुअल जिसने
BA मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो है प्रोग्राम बहुत ज़्यादा चलता है। अब 3 ईयर LLB लोग काफ़ी कम करते हैं, तो आप चाहे अपनी BLLB क्या हो या LLB क्या हो, जो भी इंडिविजुअल लॉ की डिग्री अपने पास लेके बैठा हुआ है, जिसने भी ये डिग्री ले ली है, सारे एग्जाम क्लियर कर लिए अपने कॉलेज के, वो बन जाता है एक लॉयर, यानी कि लॉ ग्रेजुएट को आप बोलोगे लॉयर। लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर अ लॉ ग्रेजुएट डजंट मीन कि आप कोर्ट के सामने जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको इस एग्जाम को क्रैक करना होता है, उसके बाद अपनी बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, स्टेट बार काउंसिल के अंदर, फाइनली आपकी जो बार एसोसिएशन है जहां पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर करनी होती है, तब आप बनते हो एक एडवोकेट, यानी कि वो लॉ ग्रेजुएट्स जिसने एक लॉ की डिग्री ले ली है, यानी कि लॉ ग्रेजुएट है तो ऑब्वियसली लॉ की डिग्री उसके पास है, एक लॉ ग्रेजुएट जिसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया है, और उसके बाद उसने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, अगर क्योंकि मैं राजस्थान से हूं तो मैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बोल रहा हूं, बाकी आप जिस भी स्टेट में हो वहां पे उसने रजिस्टर करवा लिया है। यानी कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट जिसके पास फाइनली उसके पास ये अथॉरिटी आ गई कि हाँ अब वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, तो वो लॉ ग्रेजुएट्स बन जाते हैं एडवोकेट। तो ये डिफरेंस होता है लॉयर एंड एडवोकेट के अंदर। तो यहां पे आपको एडवोकेट बनने के लिए ये एग्जाम जरूर क्रैक करना पड़ेगा। तो चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि प्रैक्टिस करना चाहते हो, फ्यूचर में लिटिगेशन के फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, या फिर अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद 3 ईयर प्रैक्टिस एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है फॉर जुडिशरी एग्जाम। तो वो भी अगर आप करना चाहते हो तो आपको 3 ईयर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसके लिए आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि अगर आपका जो लिटिगेशन है वो आपका प्लान ए नहीं है, कुछ भी आपका प्लान ए हो, लेकिन अगर वो आपका प्लान ए फेल होता है तो आपके लिए आपके पास प्लान बी होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग प्लान बी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक करके फिर आप लिटिगेशन के फील्ड में आप जा सकते हो। ये आपका बहुत अच्छा प्लान बी हो सकता है। लेकिन अब ये एग्जाम क्रैक कैसे कर रहे हैं, क्या क्या इसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न, कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो बहुत सिंपल एग्जाम पैटर्न है इसका, बहुत सिंपल, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम पैटर्न? एमसीक्यू बेस्ड पेपर, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने, कहीं पे भी आपको रिटर्न में यानी कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, इवन तो ये एग्जाम इजी है लेकिन फिर भी लोगों ने इसको डिफिकल्ट बना दिया। तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। उसके बाद ड्यूरेशन कितनी है? 3 घंटे, और 3 घंटे में कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं? 100 क्वेश्चन। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए 100 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स आपके लिए होने वाले हैं 100, यानी कि एक क्वेश्चन के सही आंसर देने पर आपको मिलेंगे 1 मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपके क्या हो गया, 100 क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स? 100 मार्क्स। और सबसे अच्छी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसे मैंने बोला था कि ये एग्जाम इजी है, तो देखो किसी भी एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो एग्जाम ऑटोमेटिकली थोड़ा इजी हो जाता है। ये आपका रीजन नंबर 1 इस एग्जाम की इजी होने का। अब अपन रीजन नंबर 2 देखते हैं, क्या है कि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, सिर्फ यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स नहीं है। आप बाकी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेके चले जाओ, वहां पे आपको कट ऑफ मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि डिपेंड करता है कि बाकी स्टूडेंट ने भी कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि क्या आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है कि अगर आपने इतने परसेंटेज मार्क्स लेके आ गए हो आप, तो फिर आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने? जनरल कैटेगरी के लिए 45% एंड SC ST कैटेगरी के लिए 40%। तो यानी कि रीजन नंबर 2 क्या है हमारे पास, कि यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओके। उसके बाद रीजन नंबर 3 क्या है, ये ओपन बुक एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है? ये ओपन बुक एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपके पास आपका स्टडी मटेरियल होगा जब आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। यानी कि देखो 3 रीजन मिल गए, बहुत बढ़िया रीजन। पहला सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप थोड़े से तुक्के भी मार सकते हो। रीजन नंबर 2 कि यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो यहाँ पे आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है
कि बाकी बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल करना है और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद रीजन नंबर 3 कि ये क्या है, ओपन बुक एग्जाम है, यानी कि आपके पास आपका स्टडी मटेरियल होगा, आप वहां से देख के इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब इसमें कई बार बच्चों के साथ क्या इशू आ जाता है कि वो ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने बोला ना कि एग्जाम इजी, लेकिन इस एग्जाम को डिफिकल्ट बनाया आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने। क्यों? क्योंकि देखो साफ साफ वहां पे नोटिफिकेशन जब आता है लिखा होता है वहां पे स्टडी मटेरियल के नाम पे क्या अलाउड होता है, बैरेक्स अलाउड होते हैं। और बैरेक्स भी कौन से बैरेक्स, जिसके अंदर कमेंट्स ना हो। कमेंट्स ना हो इसका मतलब क्या कि आप जब बैरेक्ट ओपन करोगे तो वहां पे आप देखते हो जैसे यूनिवर्सल की जो बैरेक्ट है वहां पे क्या होता है कि सेक्शन के नीचे कमेंट्स लिखे हुए होते हैं, है ना। तो ये जो बैरेक्ट है अलाउड नहीं है, वहां पे आपको वो बैरेक्ट अलाउड है जिनके अंदर किसी भी टाइप के कमेंट्स नहीं है। और उसके बाद उस बैरेट के अंदर किसी भी तरह की कोई मार्किंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आपने कोई इंद्रधनुष नहीं बनाया हो, अपने मार्कर से रगड़ रगड़ के उसको कलरफुल ना किया हो, किसी भी टाइप से आपको उसके अंदर इंद्रधनुष नहीं बनाना है, रेनबो नहीं बनाना है, अंडरलाइन नहीं करनी है, किसी भी तरीके के नोट्स उसमें नहीं लिखने, यानी कि वो जो आपका बैरेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर आपका बैरेक्ट क्लीन नहीं है तो फिर आपको वहां पे रोका जा सकता है उस बैरेक्ट को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बैरेक्ट चूज करोगे वो बैरेक्ट क्या होना चाहिए, पहली बात उसमें किसी भी तरह की कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज, उस बैरेक्ट में आपने अपनी ड्राइंग स्किल नहीं दिखाई हो, उसके अंदर आपने रेनबोज नहीं बनाए हो, अंडरलाइन नहीं की हो, यानी कि वो बैरेक्ट क्या होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरीके की मार्किंग हुई या फिर किसी भी तरीके के नोट्स हुए तो फिर वहां पे जो एग्जामिनर है वो आपको रोक सकते हैं उस बैरेक्ट को इस्तेमाल करने से, उस बैरेक्ट को एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाने से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो नॉर्मली पहले क्या होता था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप एक लॉ ग्रेजुएट हो और आपके पास आपकी डिग्री है, चाहे वो प्रोविजनल डिग्री क्यों ना हो, लेकिन आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन रिसेंटली लास्ट ईयर ही ये कुछ नए क्राइटेरियाज एड ऑन किए गए। ठीक है, कैसे? जैसे पहले तो मैंने बोल दिया लॉ ग्रेजुएट विद डिग्री, ये तो पहले से चलता था। ये जो दो क्राइटेरिया हैं ये अभी अभी ऐड किए गए। कैसे? एक क्राइटेरिया है लॉ ग्रेजुएट विदाउट डिग्री। जैसे मैंने बोला पहले होता था कि आप अगर लॉ ग्रेजुएट हो तो आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, तभी आप बार काउंसिल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अब वो रिक्वायरमेंट हटा दिए, यहाँ पे क्या है, लॉ ग्रेजुएट विदाउट डिग्री, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, यानी कि अगर अभी आप ग्रेजुएट भी नहीं हुए हो उससे पहले ही आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो और आप अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर हो। क्या बोला गया यहाँ पे कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। अब आप बोलोगे, अब देखो ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लोगों को अभी तक क्लियरिटी नहीं मिल रही कि इसमें होता कैसे। तो देखो यहाँ पे आप मेरी बात मत मानो, चाहे मैं आपको यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे लेके चलता हूँ और वहां पे मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने नई रिक्वायरमेंट को एड ऑन किया है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं सर ये हमने सुना था, ये रियल है फिर नहीं है, क्या ये झूठ तो हमने अफवाह नहीं सुन ली कहीं पे। तो देखो ये डाउट बहुत से स्टूडेंट्स को रहते हैं, इसलिए मैं आपको सीधे यहाँ पर लेके चलता हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे उन्होंने क्लियरली बता दिया कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अपडेटेड नोटिफिकेशन। ये इन्होंने अपडेटेड नोटिफिकेशन निकाला लास्ट ईयर ही, लास्ट ईयर निकाला उन्होंने, और यहाँ पर इसकी डेट दी होगी, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ विद प्रूफ। आई थिंक यहाँ पर हाँ डेटेड 25 नवंबर 2024, लास्ट नोटिफिकेशन निकाला है। अब इसमें उन्होंने क्या बोल दिया है, यहां पे फर्स्ट एलिजिबिलिटी जो अपना नॉर्मल हुआ करता था वो तो है ही, उसके अलावा जो उन्होंने एड ऑन किया है एलिजिबिलिटी ऑफ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स विदाउट बैकलॉग, यानी कि आपकी किसी भी तरीके की बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। पता चला आप हो तो फाइनल ईयर में, लेकिन अभी आपके फोर्थ ईयर के कुछ एग्जाम रहते हैं, या फिर जैसे आप 10th सेमेस्टर में हो तो 9th सेमेस्टर के आपके कुछ एग्जाम पेंडिंग है ना, आपने क्लियर नहीं किए, तो इस तरीके के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में है
और उनके कोई बैकलॉग नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, वो इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पे, कैंडिडेट्स करंटली इन देयर फाइनल सेमेस्टर ऑफ 3 ईयर और 5 ईयर LLB डिग्री कोर्स studying at a BCI recognized university or a college approved by the BCI and affiliated with a BCI recognized university are eligible to register for AIBE यानी All India Bar Examination. These candidates must have no backlog from previous semesters to qualify. यानी कि साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि भैया आपकी किसी भी तरीके की यहाँ पे बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये मैं इसको यहाँ पे आपको मार्क करवा देता हूँ, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, नो बैकलॉग, ठीक है, किसी भी तरीके की आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है ना, उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव नॉट ऑब्टेन देयर डिग्री, ठीक है। सेकंड, यहां पे क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या लॉ ग्रेजुएट तो हो गए वो, लेकिन उसके बाद अभी तक उनकी डिग्री नहीं आई है। लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो लेकिन उनकी डिग्री नहीं आई है, हु हैव नॉट ऑब्टेन देयर डिग्री। LLB graduates 3 year or 5 year course who have passed out from BCI recognized university or college approved by the BCI and affiliated with BCI recognized university but who have not yet obtained their degree are also eligible to apply for All India Bar Examination. These include graduates who have completed their course and are awaiting degree कॉन्फरल। यानी कि देखो पहले क्या होता था कई बार कि AIB का नोटिफिकेशन आ चुका है लेकिन कॉलेज से अभी तक उनको प्रोविजनल डिग्री भी नहीं मिली है और फाइनल डिग्री तो बात की बात है, प्रोविजनल डिग्री तक नहीं मिली है। तो कई बार होता था बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए, ठीक है, इन स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट, उनको बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे क्या किया गया कि अब अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो, ठीक है, लेकिन आपकी लॉ डिग्री नहीं आई तो इसमें तो आपकी गलती है नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी की साइड से जो है पेंडिंग वर्क चल रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको पनिश नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसलिए अब आप कर सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स हु हैव ऑब्टेन्ड डिग्री बट हैव नॉट एनरोल्ड और हैव सरेंडर्ड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स। कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर LLB डिग्री फ्रॉम a BCI recognized university or BCI approved college but have not enrolled with any state bar council as well as those who had enrolled but have surrendered their enrollment certificate are also eligible to apply। देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज में क्लियर कर देता हूँ कि BC ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर आपको अप्लाई कैसे करना होता है। देखो वहां पे क्या होता है, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने से पहले क्या होता है, अपनी स्टेट बार के अंदर आपको क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है ना। जब आप अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर करवा लोगे तो वहां से आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बन के आएगा और अब उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेस पर आप क्या करते थे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया कि यहाँ पे डजंट मैटर अगर आपने अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर भी रजिस्टर नहीं करवाया ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ चेंज कर दिया अब इन्होंने, हु हैव नॉट एनरोल्ड विद एनी स्टेट बार काउंसिल, वो भी अब एलिजिबल है। यानी कि अब इन्होंने क्या कर दिया है, स्कोप बहुत बढ़ा दिया है। वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में, वो भी अप्लाई कर पा रहे हैं। वो स्टूडेंट जो लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन उनके पास अभी डिग्री नहीं आई है, वो भी अप्लाई कर पा रहे हैं। वो लॉ ग्रेजुएट्स जिनके पास डिग्री भी आ गई है लेकिन क्या हुआ है, उन्होंने अभी तक बार स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो भी कर पा रहे। तो उन्होंने क्या किया कि बोल दिया कि भैया अब हम जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनका जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इससे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से किस समय का नुकसान नहीं होना चाहिए। पता चला कि वहां से बार काउंसिल से अभी उनका सर्टिफिकेट आया नहीं है और वहां पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की डेट आ गई तो वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अब किसी भी अथॉरिटी, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट बार काउंसिल हो, किसी भी अथॉरिटी की डिले की वजह से आपके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है कि किसी भी अथॉरिटी के डिले की वजह से, ठीक है, लेट लतीफी की वजह से किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यही काम उन्होंने किया है। एंड लास्टली क्या उन्होंने बोला, एनी कैंडिडेट whether currently a student or a graduate who is studying or has passed out from a university or college that is not recognized or approved by the Bar Council of India
विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर AIBE, यानी कि भैया अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही रिकॉग्नाइज नहीं है तो डजेंट मैटर आप फाइनल ईयर में हो या लॉ ग्रेजुएट हो, आप यहां पर इस एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कैंडिडेट्स की। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कैंडिडेट्स के ऊपर डाल दी है कि भैया आप मेक श्योर करो कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। तो इस तरीके से यहां पर उन्होंने एक नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दे दिया है, और उसके बाद यहां पे बोल दिया कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है, कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये आपकी गलती है, यहां पे आपको किसी भी तरीके की मदद नहीं की जाएगी। ओके, आई होप आपको ये एलिजिबिलिटी वाला जो इशू है वो अब एकदम क्लियर हो गया होगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को ये इशू आता था कि सर हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हम अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या हमें स्टेट बार के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब जो हमने डिस्कशन किया है उसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या है? टोटल सब्जेक्ट्स के आपके 19 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। अब वो कौन कौन से 19 सब्जेक्ट्स हैं वो भी अपन देख लेते हैं। यहां पे आपको डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। यहां पे देखो टोटल आपके 19 सब्जेक्ट्स है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? 19। और यहां पे देखो अच्छी बात क्या है कि किस सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी उन्होंने बता दिया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आईपीसी जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बन चुका है उसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे। सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस उससे 10, सीपीसी से 10, एविडेंस से 8, उसके बाद एडिया ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, यहां पे 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद फैमिली लॉ से 8 आने वाले हैं। फिर इस तरीके से सब कुछ 4, 3, 4 इस तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। टॉर्ट से आपको 5 क्वेश्चन, टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहां से आपको 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, एसआरए, टीपीए, एनआई एक्ट, उससे 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है? डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है ताकि बच्चों को ये पता रहे कि किस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा लाइटली ले सकता हूं। जैसे कि अब यहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 ही क्वेश्चन है ना, 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो। आईपीआर, अब आईपीआर के अंदर देखो आपके कितने आ जाते हैं, आपके ट्रेडमार्क आ जाता है, आपका कॉपीराइट आ जाता है, आपके पास पेटेंट आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास डिजाइन आ जाता है। तो इतने सारे एक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से क्या है आपको पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दूं, तो आप इसको थोड़ा सा लाइटली या फिर बाद के लिए कि मुझे इसे बाद में कवर करना है ऐसे आप छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरा एनालाइज करना होगा इस सिलेबस को और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये सिलेबस था लास्ट ईयर का, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19। अब जो एग्जाम होने वाला है वो होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20। ओके, तो आई होप ये सिलेबस आपको पूरा कवर हो गया होगा। ये भी आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हो, या फिर आप हमें इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको पर्सनली पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, उसके बाद लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट, स्टडी प्लान, कि सर पढ़ना कैसे है हमने देख लिया है कि भैया हम एलिजिबल है या नहीं है, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद सिलेबस क्या है ये भी हमने देख लिया, एग्जाम पैटर्न क्या है ये भी हमने देख लिया, लेकिन अब उसको पढ़े कैसे हम, ये भी तो दिमाग में क्लियरिटी रहनी चाहिए कि हमने देख लिया कि हमारे पास टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 19 सब्जेक्ट्स है और उसमें से हर किसी का फिक्स जो है रेशो है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम पढ़े कैसे। देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला ओपन बुक एग्जाम होने वाला है, ओपन बुक एग्जाम होने वाला है, आपको डायरेक्ट अलाउड है, वहां पे आप अपनी बुक मत ले जाना, आप अपने पर्सनल हैंड रिटन नोट्स मत ले जाना, प्रिंट आउट्स मत ले जाना, सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड है, डायरेक्ट अलाउड है। ओके, तो यहां पे आपका जो सबसे पहला काम है वो क्या है, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना। स्टडी मटेरियल में क्या है, डायरेक्ट कलेक्ट करो और पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है, पीवाईक्यूज को भी कलेक्ट करना, वो भी आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको कलेक्ट करना है, डायरेक्ट कौन से डायरेक्ट, जो डायरेक्ट आप उस एग्जाम में एक्चुअल में ले जा पाओ, है ना। अभी से आपको उन्हीं डायरेक्ट से पढ़ना है ताकि आपकी क्या थोड़ी सी हैबिट बन जाए कि उस डायरेक्ट में वो चीज कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट की रीडिंग करना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो जो ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है ना,
ये बिल्कुल डायरेक्ट पेपर होता है। डायरेक्ट पेपर इन द सेंस कि इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपको पूरे एक्ट की स्कीम पता है तो आप इजीली बैरेट में ढूंढ सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल वो आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, अब आपको यही नहीं पता है कि कौन से आर्टिकल से आया है, तो अब मैं चाहे आपको डायरेक्ट ही क्यों ना दे दो, आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे और हो सकता है कि शायद आप उसका आंसर भी ना निकाल पाओ, इवन तो आपके पास डायरेक्ट है और क्वेश्चन भी डायरेक्टली डायरेक्ट से आए। तो इस वजह से क्या है, आपको डायरेक्ट की स्कीम पता होनी चाहिए कि किस आर्टिकल के अंदर क्या चीज बोली गई है। तो आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट की पूरी स्कीम पता करनी है कि कहां पे क्या चीज दी गई है। ये काम होता है फर्स्ट रीडिंग के अंदर, इंडेक्स से थोड़ा फेमिलियर होना कि कहां पे क्या चीज दी गई है। आपके ये आप मान के चलो कि मैं अभी से बोल रहा हूं आपको 40% क्वेश्चन तो आपके इंडेक्स में से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने एक बार एक्ट अच्छे से पढ़ लिया और इंडेक्स देख लिया तो आप सिर्फ इंडेक्स खोलोगे और 40% क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो जाएंगे आपके बिना किसी दिक्कत के। अब जब आपने फर्स्ट टाइम बैरेट की रीडिंग कर ली है और आपको पूरे एक्ट की स्कीम समझ में आ गई है, अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टार्ट करनी है उसकी रिवीजन, री रीडिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि रिवीजन स्टार्ट करना है। और रिवीजन के साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, रिवीजन के साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है, ताकि आपको हैबिट बने कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास ये सामने क्वेश्चन आया तो मैं फटाफट से क्या बैरेट खोल के इसका आंसर निकाल पा रहा हूं क्या, है ना। या फिर कौन सा क्वेश्चन है जो मैं देखते ही पढ़ रहा हूं, मुझे बैरेट खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप सेकंड रीडिंग कर रहे हो, रिवीजन जब कर रहे हो, तब आपको साथ में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और जो आपका फाइनल स्टेप होने वाला है वो है पीवाईक्यू सॉल्व करना। अब देखो पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना, आपको पूरा का पूरा एक पेपर उठाना है और 3 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है कि 3 घंटे में मुझसे ये पेपर हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। पीवाईक्यू का यहाँ पे ये पर्पस है। अगर आप वहां पे 3 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी आपको। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू आपका लास्ट स्टेप होने वाला है और लास्ट स्टेप में आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिस ऐसे ही कर रहे हो जैसे आप रियल एग्जाम के अंदर बैठे हुए हो। तो ये आपकी हेल्प करेगा, आपका लास्ट स्टेप। और जब आपने ये चारों स्टेप प्रॉपर वे में परफॉर्म कर ली तो यकीन मानिए आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है वो जरूर क्रैक होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसीलिए इन 4 स्टेप को देखो, बहुत सिंपल से स्टेप है, कोई मैंने डिफिकल्ट चीज बताई नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप है। तो ये 4 स्टेप अगर आपने कर लिए तो आपका एग्जाम जरूर से जरूर क्रैक होगा, यकीन मानिए। तो ये हमारा वीडियो था जिसके अंदर हमने पूरा डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपको एग्जाम को क्रैक करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है पर्सनल लेवल पे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमारी टीम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करेगी और आपके जितने भी डाउट है उनको जरूर से जरूर रिजॉल्व करेगी। उसके अलावा अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहां पे हमारे जो वीडियोस है, रिसेंटली हमने एक रैपिड रिवीजन बैच चलाया था जिसके अंदर हमने आरजेएस 2025 के अंदर जितने नए सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए गए उन सभी सब्जेक्ट को कवर किया था। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और अगर आप ये वाला अटेम्प्ट भी दे रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उस पूरी प्लेलिस्ट का एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोस को देखिए, इन ट्रस्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है फ्रॉम द प्री पर्सपेक्टिव ऑफ आरजेएस 2025। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे विद रेस्पेक्ट टू आरजेएस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, आपको अपडेट्स मिलते रहे, लेटेस्ट जजमेंट्स, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स लीगल फील्ड के वो वहां पे हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अगर कोई वैकेंसी है लेटेस्ट जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकली है उस वैकेंसी को भी वहां पे हम अपडेट करते हैं। तो इस तरीके से ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है एक ही जगह पर। तो बिना देर करे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट लेके आने वाले हैं आपके लिए जो सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सस्पेंस है, जरूर हम जल्दी से जल्दी इस चीज को अपडेट करने वाले हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर कि हम नेक्स्ट वीडियो क्या लाने वाले हैं, वो कौन सा लेटेस्ट अपडेट है जो सभी लॉ ग्रेजुएट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।